डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में, इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो चूँकि हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें सबसे पहले हम प्राचीन भारत या एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में भी सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है स्रोतों के बारे में या सोर्सेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐतिहासिक स्रोत, अर्थात कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं या सोर्सेस हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। सबसे पहले हम स्रोतों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा साहित्यिक और दूसरा है हमारा पुरातात्विक। साहित्यिक अर्थात लिटरेरी और पुरातात्विक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, अब साहित्यिक सोर्सेस कौन कौन से हैं? वो जो लिखित सामग्री प्राप्त होती है वो हमारे सारे साहित्यिक सोर्स में आ जाते हैं। और जो पुरातात्विक है, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन यानी कि पुराना, तात्विक का अर्थ तत्व यानी कि कोई पुरानी वस्तु जब मिलती है तो वो सारे जो सोर्सेस होते हैं वो पुरातात्विक होते हैं। और साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोतों को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, अब साहित्यिक सोर्सेस को भी हम बांट लेंगे दो भागों में। पहला है धार्मिक यानी कि किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए, और दूसरे हैं गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर। ठीक है, अर्थात इनका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। ठीक, स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं। चलिए ठीक है, अब धार्मिक में भी हम कुछ पार्ट्स देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा नंबर बौद्ध ग्रंथ और तीसरा नंबर जैन ग्रंथ। देखिएगा, ये किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए, ये ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष में क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष में आएंगे आपके पहला तो जीवन परिचय, एक तो इसमें आ जाएगा, जैसे हम जीवन परिचय देखते हैं किसी का। ठीक, और दूसरा है जो कल्पना प्रधान लोक साहित्य होता है, जो हम कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं अपने पूर्वजों के द्वारा, तो उन्हें कहते हैं लोक साहित्य। ठीक है, हमारे दादी दादा और नानी नाना जो कहानियाँ सुनाते हैं वो सब फोक टेल्स में ही आती हैं। ठीक है, या कल्पना प्रधान लोक साहित्य। और दूसरा जो धर्मेतर साहित्य में या धर्मनिरपेक्ष साहित्य में है वो आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, जो विदेशी यात्री भारत में आए उनके द्वारा जो लिखा गया भारत के बारे में, वो भी हमारे इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्राह्मण ग्रंथों में देख लेते हैं कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे वेद तो आप सभी जानते होंगे, 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, दूसरी चीज ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि वेद जो है वो बहुत ही कठिन या जटिल संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, और वो भी काव्य के फॉर्म में। तो जो ब्राह्मण होते हैं, इन वेदों की ही एक गद्यात्मक या गद्य के रूप में व्याख्या होती है। ठीक है, और वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, तीसरा है हमारा आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, और सूत्र और स्मृतियाँ। ठीक है, और अगला महाकाव्य। ठीक, आरण्यक क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हमने देख लिया। आरण्यक जो है वेदों का वह भाग जो जंगल में पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, तो वो आरण्यक कहलाते हैं। ठीक है, जिनका अध्ययन जंगल में किया जाता है। ठीक है, जो अरण्य जो है ये जंगल का पर्यायवाची है,
तो जिनका अध्ययन या पठन पाठन जंगल में हो उनको कहते हैं आरण्य ग्रंथ। उपनिषद क्या है? उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि जो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उस ज्ञान के द्वारा जो सामग्री लिखी जाती है वो है हमारी उपनिषद। ठीक है। फिर ये जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य में हमारे आते हैं रामायण और महाभारत, तो वो भी हमारे इतिहास लेखन में उनका भी रोल रहता है या योगदान रहता है। ठीक इसी तरीके से सूत्र और स्मृतियाँ, ये हम समय समय पर आगे इनके बारे में अभी और पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए सिर्फ हम देखते जाएंगे। अब बौद्ध ग्रंथों में ही ऐसे अनेक नाम हैं, यहाँ पर सिर्फ हम नाम ही देख लेंगे। ठीक है, जैसे दीपवंश, महावंश और दिव्यावतार, और भी हैं लेकिन अभी के लिए हम इतने ही देख रहे हैं। ये समय समय पर आपके पढ़ने में आएंगे जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, ठीक है, तो ये सब बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा पिटक। अब जैन ग्रंथों में ऐसे ही आ जाएंगे भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्व, ठीक है। तो ये हमारे जैन ग्रंथ है जो कि हमारे इतिहास के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं कि उस समय क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति थी। तो इससे भी हमारे इतिहास का जो निर्माण या उसका लेखन किया जाता है। ठीक है, अब हम जरा इनको समझ लें। ये तो हमने आपको बता दिया धर्मनिरपेक्ष में जीवन परिचय और कल्पना प्रधान लोक साहित्य के बारे में अभी हमने पहले समझाया था। अब विदेशी यात्रियों के विवरण, तो भारत में प्रमुखता से कौन कौन से विदेशी यात्री हैं जिनका विवरण हम देखेंगे, वो होंगे हमारे यूनानी, यानी कि जो ग्रीस से आए थे या यूनान से आए थे, और चीनी या चीन से आने वाले, फिर हम तिब्बत से भी देखेंगे, और मुस्लिम। ठीक है, तो ये सभी यात्री भारत में किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए। ठीक, तो इन्होंने यहाँ के बारे में जो लिखा वो सारी सामग्री है वो क्या करती है, वो इतिहास लेखन में मदद करती है, हमें अपने इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पुरातात्विक में। पुरातात्विक को भी हम 2, 3 या 4 पार्ट में बांट के देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अभिलेख, इन्हें कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, और स्मारक और मुद्राएं और कलाकृतियां या बर्तन। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख को हम वर्तमान के होर्डिंग से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, कोई संदेश देना होता है तो लगा दिया जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से प्राचीन काल में अभिलेख होते थे। तो ये जो अभिलेख होते थे ये लिखवाए जाते थे या तो चट्टानों पर, जिन्हें शिलालेख कहा जाता था, स्तंभों पर, जिन्हें स्तंभ लेख यानी कि जो खंभों पर लिखवाए जाते थे तो उन्हें स्तंभ लेख कहा जाता था। तो चट्टान हो गए, स्तंभ हो गए। इसके अलावा आपके धातु पत्रों पर यानी कि मेटल की किसी वस्तु पर लिखवा दिए जाते थे तो वो भी अभिलेख होते थे। ठीक है, तो राजा को कोई संदेश अपनी प्रजा को देना होता था तो वो मुख्य मार्गों पर इसी तरीके से चट्टानों में या स्तंभ लगवाकर लिखवा दिए जाते थे, जिससे कि आते जाते जो प्रजा है वो देखे और उसका पालन करे। अशोक के स्तंभ हम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और भी अनेक अभिलेख है लेकिन समझने के लिए यहाँ पर। ठीक, तो ये जो अभिलेख होते हैं ये हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, राजा की किस प्रकार की नीतियाँ रही थी, सारी चीज़ें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसी राज्य की सीमा कहाँ तक है वो सब विवरण अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक, इसी तरीके से स्मारक क्या है? कोई पुरानी बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग जिसे हम कहेंगे भवन, ठीक, या फिर मूर्तियाँ या फिर मंदिर। ठीक है, ये भी जो है ये स्मारक जो है ये पुरातात्विक साक्ष्य राजनैतिक या सामाजिक
तथ्य की अपेक्षा सांस्कृतिक पहलुओं पर ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि कल्चर के बारे में ज़्यादा बताते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे मुद्राएं। मुद्राएं तो सारे पुरातात्विक सोर्सेस में से जो मुद्राएं हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ, एक तो आर्थिक पक्ष पता चलता है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगर सोने के सिक्के चल रहे हैं, मुद्राएं अर्थात कॉइन्स, आप ये समझ के रखिए। ठीक है, आर्थिक स्थिति अगर सोने की है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, रजत या चांदी या फिर तांबे के चल रहे हैं तो फिर आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है, इस तरीके से फिर मुद्राएं जहाँ जहाँ पर प्राप्त हो रही हैं तो उस राज्य की सीमा का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि कोई राजा है अपने राज्य में ही अपने राज्य में ही अपनी मुद्राएं चलाएगा। ठीक है, तीसरी बात, तिथि क्रम का निर्धारण हो जाता है, यानी कि डेट का पता चलता है। जब कोई राजा बनता है या किसी महत्वपूर्ण घटना पर वो सिक्के चलाता है, सिक्के जारी करता है, तो उस पर तिथि अंकित होती है, तो इससे भी हमें बहुत मदद मिलती है इतिहास के बारे में जानने में। ठीक है, फिर क्या पता चलता है, विदेशी संबंध पता चल जाते हैं। किसी राज्य के अगर किसी विदेशी साम्राज्य के साथ संबंध है तो उसके सिक्के अमूमन वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि फला राजा का संबंध विदेशों में भी था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मुद्राएं हैं, इसके अलावा मुद्राएं और भी बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं। किसी शासक के जो व्यक्तिगत रुचियाँ हैं उनके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, धार्मिक पक्ष मुद्राओं पर क्या होता है कि देवी और देवताओं की जो चित्र होते हैं वो अंकित किए जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका धार्मिक झुकाव किस तरफ है, तो इसलिए मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कलाकृतियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलती हैं, मिट्टी से बनी हुई या धातु से बनी हुई। ठीक है, तो बाद के समय में जब धातु का प्रचलन हुआ, ठीक, तांबे की बनी हुई, तो कांस्य की बनी हुई या कांस्य या ब्रॉन्ज की बनी हुई, और बर्तन, जो प्राचीन बर्तन है, पॉटरी जो है वो मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं प्राचीन जो लोक कला है उसके बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आज ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देख लिया, ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में जानकारी ली। ये सब हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू।